हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के तबियत में सुधार देखा गया है। मेदांता अस्पताल ने अनिल विज का हेल्थ बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक विज के सीटी स्कैन और टेस्ट की रिपोर्ट संतोषजनक है। हालांकि अभी भी कुछ दिन और अनिल विज को आईसीयू वार्ड में रखा जाएगा। गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव और मेदांता के सीनियर डॉक्टर सुशील कटारिया समेत डॉक्टर की विशेष टीम की निगरानी में अनिल विज को रखा गया है। बता दें कि पहले गंभीर हालत के चलते अनिल विज को मेदांता के आईसीयू वार्ड में रखा गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के चलते अनिल विज के दोनों फेफड़ों में इंफेक्शन है। अनिल विज कोरोना के अलावा निमोनिया से भी पीड़ित हैं। विज की हालत बिगड़ते देख उन्हें मंगलवार को पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां उनकी स्थिति अभी पहले से ठीक बताई जा रही है, यानी उनके तबियत में सुधार है। दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे किसानों के समर्थन में रतिया से 55 सदस्यों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसान आंदोलन के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई। रतिया से किसान आंदोलन के लिए रवाना हुए जत्थे में महिलाएं भी शामिल होंगी। ਅੱਜ ਬੱਸ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਤੇਂਦਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। किसान आंदोलन को लगातार सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इस दौरान बुधवार को महम चौबीसी के भैड़ी सुरजन गांव से राशन के 2 ट्रैक्टर भरकर किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर रवाना किया गया। गांव के किसानों का कहना है कि 12 दिसंबर को उनके गांव का किसान बलवान धरने में तबियत बिगड़ने से स्वर्ग सिधार गया था और उसी की याद में गांव वालों ने ये राशन दूसरे किसानों को भेजा है। इसके अलावा किसानों ने कहा कि वो लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे। सभी समस्त गांव के किसानों ने मिलकर गांव से चंदा इकट्ठा किया है। कम से कम लाखों रुपए का सामान लेकर आज 2 ट्रेलियां भरकर गांव भैणी सुरजन के किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे। जो 15-20 दिन से किसान साथी वहां बैठे हैं उनके लिए सहयोग दिया जा रहा है। गांव के किसानों ने मिलजुल कर इसकी व्यवस्था की है और हम ये सामान वहां पर जो हमारे किसान साथी बैठे हैं उनको देकर आए। जो आंदोलन है जो दिल्ली चलो उसमें है ना गांव भैणी सुरजन की तरफ से ये युवा किसान दिल्ली जाएंगे और वहां जाके जब तक नहीं आएंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और सरकार इन कानूनों को रद्द करके और सरकार और किसान संगठनों से बात करके अच्छा इससे बेस्ट कानून क्यों दोबारा बनाया जाए। उधर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान पिछले 21 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसान
कड़कड़ाती ठंड में भी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन में एक और किसान की मौत हो गई। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के पटियाला का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है। ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन ने रैन बसेरे की व्यवस्था की है, लेकिन कोरोना के चलते लोग इस रैन बसेरे से दूरी बना रहे हैं। कड़ाके की सर्दी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के तापमान की बात करें तो यहाँ पारा लगातार गिर रहा है। ऐसे में गुरुग्राम में रह रहे उन प्रवासी मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। सर्दी का नाम आते ही हमारे जहन में आता है ठिठुरन। बहुत सारे लोग इस ठिठुरन में दूसरी जगहों पर, पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस तबके से इतर एक ऐसा तबका भी है जो खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजारता है। ये जो तबका है ये मजदूर वर्ग का तबका है। ये वो लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है। ऐसे तमाम लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन या फिर नगर निगम ने रैन बसेरों का निर्माण किया है। शहर में फिलहाल जो है 8 से 10 रैन बसेरों का जो निर्वहन किया गया है। गुरुग्राम में ऐसे बेघर लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा लगभग 10 रैन बसेरों का निर्माण किया गया है, लेकिन इन रैन बसेरों में बीते साल के मुकाबले लोगों की आमद काफी कम देखी गई। हरियाणा न्यूज की टीम जब ऐसे ही एक रैन बसेरे पर पहुंची तो वहां लोगों की मौजूदगी कम दिखाई दी। हालांकि यहां दी जा रही सुविधाओं से जरूरतमंद लोग संतुष्ट दिखाई दिए। 510 रुपया हम यहाँ जमा कर दिए हैं, 600 रुपया हम ले जाएंगे और उसके बाद में 4 दिन के लिए हम यहाँ रहेंगे। कोई परेशानी नहीं और 4 दिन के बाद हम हैदराबाद चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम सुविधाओं की बात करें, जो सुविधाएं नगर निगम द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, मुहैया करवाई जा रही हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? किस चीज की परेशानी आ रही है यहाँ पे? कड़ाके की ठंड में लोगों को राहत देने के लिए बनाए गए ये रैन बसेरों में फिलहाल सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सिर्फ 1 या 2 लोग ही नहीं जो रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों ने रैन बसेरों से दूरी बनाई है। तो सर 2-3 लोग आते हैं और अब तो सर 2 दिन से जैसे ठंड बढ़ने लगे, जैसे 4-5 बंदे बढ़ गए। अच्छा सर, हाँ सर आ जाते हैं 6-7 लोग आए। सर कोरोना की वजह से सर अपने घर पे चले गए सब लोग। गुरुग्राम में सर्दियों की आमद से पहले ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने लोगों को इन रैन बसेरों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। अब बात सिरसा की करते हैं, जहां नगर परिषद सिरसा के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव में एचएलपी पार्टी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज ने एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। गोविंद कांडा ने निशा बजाज की जीत का दावा करते हुए कहा कि एचएलपी का लक्ष्य सिरसा का विकास करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि काफी उठापटक के चलते सिरसा नगर परिषद में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहां सारे कार्य रुके हुए थे। जब विकास का रास्ता खुला तो प्रधान पद के चुनाव को लेकर स्टे ले लिया गया। ऐसे में अब विकास की उम्मीद जगी है। वहीं इस अवसर पर गोविंद कांडा के अलावा शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीरभान मेहता, पार्षद राजेश गुज्जर आदि लोग भी मौजूद थे। एक्चुअल में आज जो सिरसा में विकास रुका हुआ था, मुझे लगता है कि आज 29 नंबर वार्ड से, उनके आशीर्वाद से 29 नंबर वार्ड के सभी मतदाताओं से मैं एक अपील भी करूंगा कि आप साफ छवि के
और उनको आशीर्वाद देके, क्योंकि विकास जो सिरसा का रुका हुआ है, कि आपको पता है कि राजनीति के अंदर एक राजनीतिक ने पहले स्टे लिया था, बड़ी मुश्किल से स्टे तुड़वा के लेके आए थे, दोबारा प्रधान का इलेक्शन था और इन वक्त पे एक दोबारा स्टे आया और उससे सिरसा का विकास रुक गया। हम चाहते हैं सिरसा का विकास हो और हम विकास के साथ हैं। उसके देखते हुए हमने अपना मन बनाया है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट हैं नीरू बजाज जी, उनकी धर्मपत्नी निशा बजाज जी, उनको हमने अपना समर्थन दिया है और अच्छा होगा वार्ड के अंदर। और उसके बाद विकास की गंगा बहेगी सिरसा से और जल्दी फिर इसके बाद जो प्रधान का इलेक्शन आएगा और एक सिरसा को नया प्रधान मिलेगा, जिससे सिरसा के अंदर विकास की एक लहर दौड़ेगी। हमने साझा प्रत्याशी हमारा निशा बजाज, वाइफ ऑफ नीरू बजाज, जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं यहाँ एमसी का और इसी वार्ड से पहले एमसी बने हैं, कई साल सेवा की है, तो हमारी तरफ से ये कैंडिडेट हैं। और हम सारे वार्ड वासियों से और शहर वासियों से और सभी से अपील भी करेंगे कि इस बेटी को अपना आशीर्वाद दें और इसको भारी मतों से जिता के भेजें, ताकि ये वार्ड के काम भी करवा सके और शहर का जो विकास रुका हुआ है और वो विकास हो। और यही हमारा सभी से अपील भी है कि ये बेटी को, इसको निशा बजाज को भारी मतों से जिताएं। सिरसा के शहीद स्मारक पर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त प्रदीप कुमार, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डागर, डीएसपी संजय कुमार और अन्य पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। साथ ही पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर सलामी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि अपने देश के लिए कुर्बानी देना एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसकी कीमत हम नहीं चुका सकते, लेकिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन तो कर सकते हैं। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डागर ने कहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध में जिस वीरता और बहादुरी से हमारे सैनिक लड़े और पाकिस्तानी सेना को हराया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज उन वीर शहीदों को याद करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमारा देश 25वीं सालगिरह मना रहा है, जिसमें 1971 में हमने पाकिस्तान पे एक भव्य जीत हासिल करी थी, जिनमें उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। और ये एक बार दोबारा मैं देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ इस 25वीं सालगिरह की, विजय दिवस की, और एक बार फिर से सारे देशवासियों को ये संकल्प करके एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और उसको कैसे हम विजयी बनाएं, उसके बारे में अपना प्रण दें और इसी तरह कार्यान्वित हो जाएं। विजय दिवस पर मैं मुख्यतः हमारे देश के सैनिकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हरियाणा का तो हर 10वां सैनिक हरियाणा से बिलोंग करता है और जहां जहां पर जब भी कोई लड़ाई हुई है, हरियाणा के सैनिकों ने पूरे देश का मान और गौरव बढ़ाया है। तो इस अवसर पर मैं 16 दिसंबर को जो 1971 की लड़ाई में हमने विजय प्राप्त की थी, तो उस अवसर पर मैं सभी सैनिकों को, रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन है, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। दवाई पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्र जो खोला गया है, उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री के इस योजना में खोले गए केंद्र में से कुछ तो बंद हो गए हैं और जो चल रहे हैं उनमें भी बस नाम मात्र की दवाएं हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इन केंद्रों में जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के दामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो ब्रांडेड दवाएं खरीद सके। ऐसे लोगों को सस्ते दामों पर जेनरिक दवाएं काफी राहत देती है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में इन केंद्रों में अधिकतर दवाएं नाम मात्रा की ही हैं। अभी तो 20 का मुझे थोड़ा सा फीवर था, 30 रुपीज़ का एक पत्ता आया था 10 गोलियों का, जिसके अंदर मैंने 2 या 3 दवा वो लिए सुबह लगभग हल्के हल्के गर्म पानी से, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। प्रधानमंत्री योजना दवाई थी, एक पत्ता था, दूसरा जो वो अब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इन्होंने दी थी, वो ओनली 30 रुपीज़ की थी, 13 रुपये की। बाहर तो मैंने वो कभी ली नहीं। वैसे मेरी उम्र 65 ईयर ओल्ड है, मैं वैसे भाव से बिल्कुल ठीक हूँ। कभी जैसे मौसम चेंज होता है ना,
जो गला खराब होगा या हल्का बुखार था, वो मैंने 2 या 3 बार ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई मिलती रहती है? दवाई मिलती रहती है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं एज ए डॉक्टर, मैक्सिमम पेशेंट्स को बोलते हैं वहाँ से मेडिसिन लो, क्योंकि एज ए रेट डिफरेंस है। जैसे चैरिटी हॉस्पिटल, स्पेशली जहाँ चैरिटी की बात हुई है, पीपल दे आर पुअर, वी विश इट दे शुड गेट द मेडिसिन एट ए प्रॉपर रेट, मिनिमम रेट। द प्रॉब्लम इज जो मेडिसिन सप्लाई होती है वो डेफिसिट है, पूरी मेडिसिन सप्लाई नहीं होती और थोड़ी क्वालिटी में कमी है। And I will request the Director General of Health Services of India and Drug Control of India, they should take a proper interest for the quality control of. बेटी को डायबिटीज की दवाई लेने आता रहता हूँ अक्सर यहाँ पे। कब से आ रहे हैं? कई साल से आ रहा हूँ मैं। कितना फर्क है यहाँ की और मार्केट की दवाई? बहुत फर्क है। अभी देखो ये दवाई अभी मैं ले रहा हूँ तो मार्केट में से बहुत महंगी मिल रही है, ये यहाँ काफी सस्ती मिल रही है। वहाँ पे ये 70-80 रुपए का एक पत्ता आता है ये, और यहाँ से मेरे को 14 रुपए का मिल रहा है, काफी डिफरेंस है। तो दवाइयाँ आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है, और भी दवाइयाँ ले जाते हैं, खांसी वगैरह की तो सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 49 के आईटी स्पेस में ये दोनों कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे और गूगल कार्ड के जरिए अमेरिकी मूल के लोगों को ठगी की शिकार बनाया जाता था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला है कि सोहना रोड सेक्टर पर ऑफिस किराए पर लिया हुआ है और कॉल सेंटर को ये नंबर 2020 से चला रहे थे। ये इस कॉल सेंटर पर अमेरिका के लोगों को ग्रांट देने के नाम पर उनसे ठगी करते थे। ये जो फर्जी कॉल सेंटर हैं, इसके अंदर आईटी स्पेस पार्क है, इसके 4th फ्लोर पे 2 कॉल सेंटर थे, 401 और 404 के अंदर। इसमें हमने 3 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 2 आदमी अरेस्ट कर लिया। इसमें ये अमेरिकन जो सिटीजन हैं उनको पॉपअप करके फेक हो करके, और इनसे जो रिकवरी है 8.5 लाख रुपए तो कैश मिले हैं और हार्ड डिस्क हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप। उधर सोहना के देव कॉलोनी में एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हादसा हो गया। हादसे में घर में अचानक आग लग गई, जिसमें कमरे के अंदर सो रहे सूरजपाल की जलने से मौत हो गई, जबकि मृतक के पुत्र ने काफी मशक्कत के बाद खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं एक आधे 1 घंटे बाद मेरे रूम में जो मेरा दरवाजा है पूरा जल गया था। जल के मेरे दरवाजे से जल के मेरे रूम पे आग आ रहा था, मेरा रूम पूरा धुआं हो गया था। मैं जग गया। जगते के साथ जब भी मैंने दरवाजा खोला तो मेरा आग पूरा शरीर में आया, तो तभी मैं फिर वापस मैंने दरवाजा बंद करके मैंने खिड़की से आवाज़ लगाने लग गया। जो अड़ोस पड़ोस में एक आंटी थी बुढ़िया जो जगी थी, उनने सुना था, उनने पूरा कॉलोनी को बुलाया। सर रात को सूचना मिली कि एक मकान में आग लग गई है। जो मौका पर पुलिस पार्टी पहुंची और देखा तो मकान में एक आदमी, एम्बुलेंस वाहन फायर ब्रिगेड बुलवाई और आग बुझाई। तो एक रूम के अंदर एक आदमी जड़ा हुआ था पूरी तरह, जिसके हाथ पैर पूरे जड़े हुए हैं, शरीर का धड़ और सिर बचा हुआ है।